नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 247 हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी मैंने यार दूसरे सेशन में चला गया था, लाइव हो गया था क्वेश्चन बैंक वाले में। फाइनली उससे कैंसिल करके मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा हो क्या रहा है, सेशन मेरे को दिख नहीं रहा है, स्टार्ट नहीं हुआ। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ बट कोई नहीं, फाइनली दे रहा है दुरुस्त है, समझ में आ गया कि भाई गड़बड़ हो गई है। फिर उस सेशन को कैंसिल करके इधर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, सभी को प्यारा सलाम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 27 ऑफ जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। बस उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट क्या है वो देख लेते हैं। सेल्फ बिलीफ ओके एंड हार्डवर्क से पहले ना सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जब खुद को आईने में देखे और वो खुद से ये कहे नहीं यार आशीष यार तू ये कर सकता है, और ये तब तक कहे जब तक वो चल रहा है। ऐसा ना हो कि जब वो कहीं ना कहीं काम की शुरुआत कर दे, बीच में वो जब दूसरों से तुलना करने लगता है अपनी कि यार वो तो कर ले जा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसे में चीजें और नहीं और ज्यादा खराब होने लगती हैं। तो जिंदगी में पहले तो समझिए, तुलना हमेशा काम करने के दौरान मत करिए, दूसरों को फॉलो करिए, दूसरों की स्ट्रेटजी को समझिए, दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरों से कंपैरिजन इस सेंस में ना करिए कि यार उसने तो इतना कर लिया, मैं कर नहीं पा रहा, उसका सिलेक्शन हो गया, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरा हो नहीं रहा है। परेशान मत होइए, अपने पे बिलीव रखिए, आज नहीं कल होगा। सर कब होगा? सर रोज ऐसा ही सोचते हैं हम लोग। हाँ होगा मेरे भाई, सच बता रहा हूं, आज नहीं कल होगा। मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, जरूर होगा। ठीक है, कभी भी मेहनत जो की जाती है ना सच्चे मन से, वो कहीं भी जाया नहीं जाती, कहीं ना कहीं तुम्हें किसी ना किसी रूप में जरूर मिलती है और आप सही जगह पहुंचते भी हैं। बस मेहनत करते रहिए, सेल्फ बिलीव करते रहिए, हार्डवर्क रखिए, देखिएगा सक्सेस मिलेगी। ओके, एक छोटी सी चीज और फिर मेरे को तुम लोगों को बतानी थी। कल हम लोगों ने देश ने भाई 72nd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल मैं तुम लोगों को डिस्कस करूंगा। अभी पूरा डेटा जिस तरीके से आ जाएगा, उसके बाद की मतलब क्या क्या सारी चीजें रही हैं, जो जो अवार्ड्स भी दिए गए इंपॉर्टेंट, उन सभी को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज लास्ट डे है। ओके, आज इस सेल का लास्ट डे है। लास्ट डे मतलब ये कि जो ये 77% सेल चल रही है प्लस डबल वैलिडिटी वाला, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर 12 मंथ का है तो उस पर आपको 24 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, 6 मंथ का है तो उस पर 12 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। प्लस मेरे भाई ये जो सेल है ना, ये सिर्फ आज लास्ट डेट है। Y168 कोड लगाइएगा, आपको यहां पर 78% डिस्काउंट मिलेगा अड्डा 247 एप्लीकेशन पे, और अड्डा 247.com पे 77%। कोड याद रखना Y168। ये मेरा बैच है, 8th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच है। इस बैच में एनरोल कराइएगा। यही बैच आपको आरबीआई ग्रेड बी में देखने को मिलेगा। आरबीआई ग्रेड बी का बैच जो स्टार्ट हो रहा है, ये तो आपको 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो पोर्शन होगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वो मेरे दोस्त 8th ऑफ फेब से स्टार्ट होगा। ए टू जेड बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल, हाई लेवल तक फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आरबीआई ग्रेड बी बैच आपका बैंक महापैक में इंक्लूडेड है। तो जो बच्चे बैंक महापैक ले रहे हैं 12 मंथ वाला, जो 3500 का पड़ रहा था, अब 24 मंथ वाला भी आपको 3500 का है। अभी दुगनी वैलिडिटी चल रही है, तो आज ही फायदा उठाना, इस कोड का इस्तेमाल करना Y168 का। और ये आपको जो बैच पड़ेगा 3500 का, फायदा ये इसमें ऑल लाइव क्लासेस, ऑल टेस्ट सीरीज, ऑल वीडियो कोर्सेज, ऑल फैकल्टी से सब कुछ मिलेगा टिल 2 ईयर। एनआरए सीईटी भी इसमें इंक्लूडेड है। अब अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यार दोस्त, जनवरी का क्वेश्चन बैंक आज मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 7:50 में सेशन होगा, उसमें प्लीज मेरे साथ जुड़ेगा। जैसे ये सेशन कंप्लीट करेंगे हम लोग क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहां पर। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट आज का जो योजना है वो कौन सा है? आज जो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म PMVVY, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक व्यक्ति है, मिस्टर एक्स हैं, और इनकी एज 60 इयर्स हो जाती है। ओके, तो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीस है, मैं इनका इन्वेस्टमेंट कहां करूं? तो सरकार ने कहा एक योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें आप इन पैसों को 10 ईयर के लिए लॉक कर दीजिए, 10 साल के लिए लॉक कर दीजिए, और 10 साल लॉक करने के बाद आपको आफ्टर 10 ईयर एज इट इज आपको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब कहने का ये सरकार कह रही है, इस हाथ से आप मुझे 15 लाख रुपए दीजिए, और ये 15 लाख रुपए 10 साल बाद हम आपको एज इट इज लौटा देंगे 15 लाख रुपए। वो कहता है मेरा क्या फायदा? तो तुम्हारा फायदा यह है कि आपको 15 लाख तो आपको तुरंत की तुरंत, 15 लाख रुपए तुरंत नहीं, मतलब 10 साल बाद मिल जाएंगे, लेकिन हर साल आपको 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए
1,11,000 रुपए यहां पर एज अ पेंशन मिलते रहेंगे। 1,11,000 रुपए 10 सालों तक 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000 मिलते रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के अलावा। और वो 15 लाख रुपए कब मिलेंगे? 10 सालों के बाद। ठीक है, वही है ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इज अ पेंशन स्कीम announced by the government of India exclusive for the senior citizen age 60 years and above, उन्हीं व्यक्तियों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है। ओके, एलिजिबिलिटी के लिए क्लियरली मेंशन है यहां पर, एंट्री एज जो रहेगी वो 60 इयर्स कंप्लीटेड रहेगी, मैक्सिमम एंट्री एज कोई नहीं है, पॉलिसी टर्म 10 इयर्स का रहेगा, 10 साल के लिए इसे लॉक कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट लिमिट जो रखी 15 लाख रुपीस पर सीनियर सिटीजन मैक्सिमम। ओके, क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट आगे देखिएगा, लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, उन्होंने अपने को यहां पर एनरोल करा लिया था, तो 3 सालों के बाद 3 पॉलिसी ईयर्स कंप्लीट होने के बाद इस पॉलिसी के अगेंस्ट में वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड शैल बी 75% ऑफ परचेज प्राइस। और ये जो लोन मैक्सिमम मिलेगा, जैसे 15 लाख रुपए परचेज प्राइस है, तो 15 लाख रुपए का 75% यहां पर लोन मिल जाएगा। ये देख रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट लिमिट जो परचेज प्राइस है 15 लाख रुपीस है, इस पॉलिसी के इस पीएमवीवीवाई के अगेंस्ट में मैक्सिमम 75% का लोन मिल जाएगा, जो भी परचेज प्राइस रहेगा उसका। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द सोल प्रिविलेज टू ऑपरेट दिस स्कीम। इस स्कीम को ऑपरेट करने का जो सोल प्रिविलेज है वो किसके पास है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी के पास। क्लियर है दोस्त? ये रही अपनी इंग्लिश में स्कीम, हिंदी में पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज। आज दोस्त न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करेंगे क्योंकि पूरे घंटा आज न्यूज में निकलने वाला है। ओके, तो मोहम्मद मालिकी मोरक्कन एम्बेसडर टू इंडिया इनॉग्रेटेड ऑनरेरी काउंसुलेट ऑफ मोरक्को इन कोलकाता। जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर भारत में मोरक्को के राजदूत मोहम्मद मालिकी ने कोलकाता में मोरक्को के मानद वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। अब भारत के साथ चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, इन रिश्तों को और बेहतर करने के लिए ये ऑनरी काउंसुलेट बनाया गया है मोरक्को के द्वारा। कहां पर? कोलकाता में। ओके, अब जरा देखिएगा, मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबत। करेंसी यहां पर दिरहम चलती है। अभी इजराइल के साथ इसने अपने संबंधों को बेहतर किया है। यूएई के बाद कह सकते हैं, और भी देशों के बाद मोरक्को भी वो देश है जिसने कि इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। इवन गाइज, कोलकाता में ट्रैम लाइब्रेरी बनने वाला है, कोलकाता ट्रैम लाइब्रेरी। कोलकाता में जो मेजर हाट ब्रिज है उसका नाम जय हिंद ब्रिज कर दिया गया, जय हिंद ब्रिज। ठीक है, कोलकाता वो शहर है जहां पर हीरो आई लीग रहेगी, हीरो आई लीग की ट्रैम लाइब्रेरी। फर्स्ट टायर पार्क भी आपका कोलकाता में रहेगा, फर्स्ट टायर पार्क। ओके, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ कोलकाता, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गवर्नर कौन है? क्या जगदीप धनखड़ है? जगदीप धनखड़ इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? प्लीज बताइएगा दोस्त। जय हिंद ब्रिज रखा गया, बिल्कुल। मोरक्को की कैपिटल रबत है, करेंसी दिरहम है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, बिल्कुल मेरे भाई, वेल डन। हीरो आई लीग ट्रैम लाइब्रेरी टायर पार्क कोलकाता, जय हिंद ब्रिज नाम रख दिया गया है। ओके, मेजर आर्ट ब्रिज, वेल डन यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। ओके, अगला देखिएगा, जेंडर पार्क अपने तरीके का पहला केरल के खोजी खोड़े में फंक्शनल होने जा रहा है, चालू होने जा रहा है फरवरी से। ओके, फरवरी से जेंडर पार्क खोजी खोड़े में चालू हो जाएगा। और यही जेंडर पार्क इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन वीमेन इज ऑर्गेनाइजिंग द सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी। प्लीज गाइस गौर फरमाइएगा, यूएन वीमेन के साथ साझेदारी में जेंडर पार्क खोजी कोड में लिंग समानता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। तो ये जो रहेगा, ये फरवरी में रहेगा। आईसीजीई
और इसी ही के पैरेलल जेंडर पार्क खोजी-खोड़े में फंक्शनल हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में किस राज्य में, किस शहर में जेंडर पार्क काम करना शुरू कर रहा है फैब से, तो गाइस आंसर बनता है केरल में। केरल में भी खोजी-खोड़े में बनेगा। ओके, दूसरा, इसने किसके साथ ये कोलैबोरेशन किया? यूनाइटेड नेशन वीमेन के साथ ये कोलैबोरेशन किया गया है। मेरे दोस्त प्लीज यार सेशन को शेयर कर दीजिए, काफी कुछ यहां पर रहने वाला, डिटेल में मैं यहां से डिस्कस करूंगा। प्लीज फटाफट फटाफट शेयर कर दो। मैं यार इसे सेशन को शेयर कर नहीं पाया हूं, तो तुम लोग अगर सेशन को शेयर कर दोगे तो थोड़ा कृपा बरस जाएगी। ठीक है, फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, अब देखो केरल की बात हुई तो केरल में हमेशा आप लोगों को बताता हूं, फिर दोबारा बताऊंगा, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स, ओके, लिटरेसी में टॉप पर है, बेस्ट गवर्न्ड स्टेट में ये टॉप पर है। ओके, इवन जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उन सभी को कंप्लीटली डिजिटल करने के मामले में टॉप पर है। वेजिटेबल के लिए फ्लोर प्राइस फिक्स करने वाला फर्स्ट स्टेट केरल ही है। इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल वीमेन ट्रेड सेंटर आपका केरल के कोच्चि में ओपन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। अच्छा, एक बात बताइएगा कि जो एलिफेंट हॉस्पिटल है ये कहां पर है? चलिए, मथुरा में। एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां पर है? केरल के कुट्टूर में। ठीक है, केरल के कुट्टूर में एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला देखिएगा। पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह लॉन्च मेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन मेला एज अ पार्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप घर घर रोजगार कारोबार मिशन। देखो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया ये वाला टर्म, घर घर रोजगार कारोबार मिशन, घर घर रोजगार कारोबार मिशन। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के प्रमुख घर घर रोजगार कारोबार मिशन के हिस्से के रूप में एक मेगा स्वरोजगार ऋण मेला शुरू किया। ये बेसिकली पटियाला में शुरू किया गया था। लेकिन दोस्त मेरे को सिर्फ इतना याद रखना है, घर घर रोजगार कारोबार मिशन किसका है? घर घर रोजगार कारोबार मिशन ये पंजाब सरकार का है। और पंजाब सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेला ये शुरू किया गया पंजाब के पटियाला में अमरिंदर सिंह के द्वारा। अच्छा, पंजाब के गवर्नर का नाम क्या? प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब के गवर्नर कौन है ये कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगला मेरे दोस्त, यहां से इंपॉर्टेंट न्यूज और भी स्टार्ट होती हैं। यह है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने अपना इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज किया। तो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे किसने रिलीज किया? आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण फिक्की के द्वारा यह रिलीज किया गया। और फिक्की का क्या कहना है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रहेगी 2020-21 में, वह कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका कहना -8%, -8%। ठीक है दोस्त, बीपी सिंह वडनौर, वेल्डन मेरे भाई, जरा गौर फरमाइएगा। जीडीपी स्टैंड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। तो भारत की वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? -8%। ओके, अब जरा समझना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेरे लिए बनती हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बनती है वो एनएसओ की और वो आरबीआई की है। मैं अभी सिर्फ प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। एनएसओ ने कितना प्रोजेक्शन दिया? एनएसओ का कहना है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी -7.7%। और आरबीआई का कहना है इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी -7.5%। अब उसी में फिक्की भी आ गया है। फिक्की का कहना है इट विल बी -8%। क्लियर दोस्त? इट विल बी -8%। अब लेकिन सर इसमें जो कैलकुलेट करता है वो तो एनएसओ कैलकुलेट करता है। तो एनएसओ ने Q1, Q2, Q3, Q4 की कितनी कितनी बताई है? Q2, Q3, Q4 की। तो अभी सिर्फ 2 ही तिमाही का जीडीपी कैलकुलेट होकर आया, पहले का और दूसरे का। जो पहले का जीडीपी कैलकुलेट होकर आया है, इट इज गाइस 23.9% माइनस, ओके, दूसरे का -7.5%। जब ये बाकी के दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तब हम बताएंगे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही। बट इसका प्रोजेक्शन अभी से कर दिया एनएसओ ने, और एनएसओ ने कह दिया कि इट विल बी -7.7%। समझ में आया मेरे दोस्त? क्लियर हो गया?
ये समझ में आ गया पॉइंट? मतलब देखना समझना, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका कहना है, उसके इकोनॉमिक जो आउटलुक है उसने कहा है कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी एज पर दी फिक्की वो रहेगी -8%, लेकिन एनएसओ कहता है इट विल बी -7%, आरबीआई कहता है इट विल बी -7.5%, लेकिन हम लोग एनएसओ को सबसे ज्यादा तवज्जो देते क्योंकि यही कैलकुलेट करता है। एनएसओ ने पहले क्वार्टर की जो निकाली -23.9% और दूसरे क्वार्टर की -7.5%। इस डेटा को आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है दोस्त? ठीक है, अब नेक्स्ट जरा देखना मेरे दोस्त। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, जो एनएसओ है जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उस मंत्रालय को बोलते हैं मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। राव इंद्रजीत सिंह इसको हेड कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह। और जो राव इंद्रजीत सिंह है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा इनका निर्वाचन क्षेत्र बनेगा, ये आपको याद रखना है। भारत में जीडीपी की जो गणना करता है वो एनएसओ करता है, और यही एनएसओ है जो कि रिटेल इन्फ्लेशन या यूं कहे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी कैलकुलेट करता है। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और ये जो जीडीपी की गणना दोनों की एनएसओ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखना दोस्त, द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ आईएमएफ। ओके, तो मतलब आईएमएफ ने भी यहां पर प्रोजेक्शन बदल दिया। हाँ मेरे दोस्त, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है आईएमएफ का, उसने क्या कहा है, आईएमएफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जरा प्लीज समझिएगा, मैंने यहां पर तुम लोगों को पढ़ाया था इकोनॉमिक आउटलुक, इट इज रिलीज बाय फिक्की, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज बाय आईएमएफ, ये आईएमएफ रिलीज करता। उसने एस्टिमेट किया है, एस्टिमेट दैट इंडियाज GDP to contract by 8% ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021। आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की जीडीपी में 8% की कमी होगी। तो यहां पर तुम लोग सिर्फ एक और एड ऑन कर लीजिए कि जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ वो भी सेम वही कह रहा है जो यहां पर फिक्की कह रहा है। मतलब फिक्की और आईएमएफ दोनों का ये कहना है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट -8% रहने वाली है। क्लियर है दोस्त? बड़े प्यार से मोहब्बत से पढ़ेंगे मेरे भाई, सुनते चलेगा। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी कहना है वही जो फिक्की का कहना है, कि दोनों ने कहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी रहने का अनुमान है, -8%। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ेंगे हम लोग आईएमएफ रिलेटेड। आईएमएफ में कुल मिलाकर 190 कंट्री मेंबर हैं, और जो 190th कंट्री है वो आपका एंडोरा है, एंडोरा। ओके, एंडोरा, कैपिटल इसकी बनती है एंडोराले वेला, एंडोराले वेला। करेंसी बताइएगा जरा प्लीज। तो 190th मेंबर कौन है आईएमएफ का, एंडोरा। इसके बाद मेरे दोस्त आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी। इसकी जो हेड है ना, हेड उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये बुल्गारिया से हैं, बुल्गारिया से। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये कहां से, बुल्गारिया से। ये नाम आपको याद रखना है। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, करेंसी यहां पर लेव चलती है। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आईएमएफ की हेड हो गई, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर हो गया, 190 कंट्री मेंबर है, 190th कंट्री यहां पर एंडोरा है। क्लियर है दोस्त? इतना सभी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज देखते हैं। मैं तुम लोगों को ये बोला था कि ये जो पद्म विभूषण अवार्ड है ये मैं तुम्हें कंठस्थ करा दूंगा। कितने तुम्हारे को, प्लीज थोड़ी देर के लिए इमेज मत देखो, सामने देखना, कितने तुम लोगों को याद है? सर एसपी बाला सुब्रमण्यन याद है मेरे को, ठीक है सर। इसके अलावा सिंजो अबे नाम याद है, ठीक है, हेगड़े साहब याद है, बीबी लाल याद है, ठीक है, ये यहूद्दीन साहब याद है। तो 5 नाम तो याद हो गए, बाकी एंड के कोई सर मेरे को भी नहीं याद है, वो याद देख लेते हैं यहां पर। तो सुदर्शन साहू और यहां पर नरेंद्र सिंह कपानी, तो कुल मिलाकर 7 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। मैं देख रहा था बच्चे भाई साहब इतनी ट्रिक बना बना के भेज रहे थे, ये ट्रिक सर देखो वो, जरूरत क्या है? 7-8 दिन यहां पर सेशन को कंटिन्यू तो करिए, 3-4 दिन ही कंटिन्यू कर लीजिए, देखिएगा तोते की तरह ना रट जाओ। सबसे पहले शिंजो अबे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ठीक है। दूसरा नाम एसपी बाला सुब्रमण्यन, ओके, ये नाम आपको याद रखना है। कंट्री छोड़िए, अभी आप फील्ड छोड़िए, नाम याद रखते हैं सबसे पहले। शिंजो अबे, एसपी बाला सुब्रमण्यन। तीसरा नाम था यहां पर बीबी लाल, ओके, बीबी लाल, बीबी लाल। चौथा नाम यहां पर जो ना था मेरे भाई वो था बीएम हेगड़े, बीएम हेगड़े। और 5वां नाम था मौलाना वहीउद्दीन खान, वहीउद्दीन खान। छठा नाम था नरेंद्र सिंह कपानी, और 7वां था मेरे भाई सुदर्शन साहू, सुदर्शन साहू।
अब जरा फटाफट से रिवाइज करते हैं, ठीक है। 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, 30 सेकंड में जल्दी से मनी मन में रिवाइज कर लो, फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहला नाम तो मेरे दोस्त कौन सा नाम दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? देखिए शिंजो अबे, ये क्लियर हो गए। दूसरा मेरे दोस्त यहां पर शिंजो अबे नाम क्लियर हो गया, एसपी बाला सुब्रमण्यन, ठीक है। तीसरा नाम हो गया यहां पर हेगड़े साहब, बीएम हेगड़े, ओके। चौथा नाम यहां पर हो गया बीबी लाल, वहीउद्दीन वहीउद्दीन खान, ठीक है, वहीउद्दीन खान। और कपानी कपानी कपानी, मेरे को अभी नरेंद्र सिंह कपानी नाम की जगह कपानी याद रह गया, नरेंद्र कपानी। और लास्ट वन कौन सा रह गया मेरे भाई? यार एक लास्ट रह गया, साहू, साहू, ठीक है। तो अपने को याद हो गया ना पूरा पूरा भी, अभी थोड़ा थोड़ा याद रखें, पूरा पूरा भी याद कर लेंगे, तो रिवीजन कर लेते हैं। सुदर्शन साहू, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, बीएम हेगड़े, बीबी लाल, सिंजो अबे और एसपी बाला सुब्रमण्यन, इन 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पद्म विभूषण, इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है, 27-28 यार बच्चे देख चुके, तुम लोग भी देख लेना उसे एक बार, उसमें मैंने और एडिशनल फैक्ट बताए हैं। अब आते हैं पद्म भूषण अवार्ड पे, ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड अपने को याद करने, जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनना। सुमित्रा महाजन, ये नाम आपको क्लियर है भाई, एज अ पॉलिटिशियन, ठीक है, लोकसभा स्पीकर फॉरवर सुमित्रा महाजन। दूसरा नाम आपको पता है केशुभाई पटेल, ये नाम क्लियर है, केशुभाई पटेल। तीसरा नाम तरुण गोगोई, एज एन पॉलिटिशियन। और रामविलास पासवान, ये नाम पता है, ठीक है। नृपेंद्र मिश्र, ये तो फेमस है मेरे भाई, नृपेंद्र मिश्र। और तरलोचन सिंह, फेमस तो सभी हैं, ठीक है, के चित्रा, ठीक है, ये रजनीकांत, सभी लोग फेमस हैं, कोई दिल पे ना लेना कि लिखो कमेंट की सर ऐसे कैसे बोल दिया आप, ठीक है। तो सुमित्रा महाजन का नाम याद रखना है, सुमित्रा महाजन, रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, ये 3 नाम हो गए, केशुभाई पटेल हो गए, ये 4 नाम तो सिंपल है यार, बच्चे बच्चे को याद हो जाएंगे। इसके बाद नृपेंद्र मिश्र और तरलोचन सिंह, तरलोचन सिंह, तो यार ये तो सिंपल है, पद्म विभूषण तो याद हो गया यार। तरुण गोगोई हो गए, ठीक है, सुमित्रा महाजन हो गई, तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन हो गए, तरलोचन सिंह हो गए, नृपेंद्र मिश्र हो गए। इसके अलावा मेरे दोस्त आपके ये केशुभाई पटेल हो गए, रामविलास पासवान हो गए, के एस चित्रा, ठीक है, 7th। और चंद्रशेखर कंबारा, कल्बे सादिक और रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। ऑलमोस्ट हम लोगों ने मेरे दोस्त ये रिवाइज कर लिया, कल फिर दोबारा, परसों फिर दोबारा ऑप्शंस के थ्रू सेट करते हुए याद कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट यार, अब देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। कुल मिलाकर 20 लोगों को चुना गया है और 20 लोगों में से एक यहां पर इंडियन इकोनॉमिस्ट का नाम भी रहा है, ओके। अब आपको पता है कि यार इस टाइम पर सबसे ज्यादा यह है कि पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के बाद ये वैक्सीनेशन वगैरह सारी चीजें तो चल रही हैं, अब जो सोशल और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस आने वाले, कैसे मेरे दोस्त इनसे टैकल करना है, तो इसके लिए एक हाई पावर्ड एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और उसमें किनको अपॉइंट किया गया? जयति घोष को, जयति घोष। तो इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष हैज बीन नेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन टू हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड फॉर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नामित किया है। तो जो यूनाइटेड नेशन का हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड रहेगा, उसका काम क्या रहेगा? जो भी सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे टैकल करना, और उसके लिए यहां पर 20 लोगों को यहां पर अपॉइंट किया गया है। और इन 20 पर्संस में जो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है जयति घोष, ओके, जयति घोष, ये नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त ये नाम जयति घोष का, क्लियर। अब जरा और भी डिटेल में देखते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, जरा यूनाइटेड नेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में, ओके। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? एंटोनियो गुटरस। ये कहां से है? पुर्तगाल से है, प्लीज गाइस समझिएगा, एंटोनियो गुटरस फ्रॉम पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन है, और करेंसी यहां पर यूरो चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अगला देखिएगा दोस्त, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, तुम लोग ना पहले तैयारी करते हो जॉब लेने के लिए, ठीक है,
जॉब लेने के बाद सैलरी आती है, तो सरकार उसके बाद तैयारी करती है इनसे पैसा वापस लेने के लिए। मतलब तुम लोगों को जो सैलरी मिलेगी ना, उसमें तुम्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अलावा उसमें भी 2-3 और है, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, यूपी में रहोगे तो गौ कल्याण सेस, इधर उधर चले जाओगे तो मेरे भाई अलग अलग तरीके के सेस लगा रखे हैं यहाँ पर। ओके, फिर उसके अलावा और भी सेस आते रहेंगे। अब नया एक और सेस यहाँ पर यहाँ टैक्स आने वाला है, ग्रीन टैक्स। ओके, और इसकी जो परसेंट है वो जो है वो 10 to 15% है, कॉमर्शियल व्हीकल पे है। लेकिन ये अब जरा पढ़ लेते हैं इसको, जरा ध्यान से सुनते हैं। केंद्र सरकार ने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज गिवन इट्स अप्रूवल। मतलब मेरे भाई ऊपर से ना अप्रूवल आ चुकी है, has given its approval to a proposal to levy a green tax at 10 to 25% from commercial vehicle। अब किसके पाले में बॉल चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पाले में। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं चाहती है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए 10 से 25% की दर से ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। मतलब कहने का मतलब ये ग्रीन टैक्स के नाम से पैसा लिया जाएगा। अब ग्रीन प्रोजेक्ट में उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट इज सेकेंडरी बेसिकली। बट इतना याद रखना कि भाई ग्रीन टैक्स के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, या कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा अप्रूवल आ गई है। यहां पर जरा समझ लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये कौन देख रहे हैं, तो नितिन जयराम गडकरी, ये आपके मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं। इनके पास माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री भी है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र बनता है वो नागपुर है, नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे प्लस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये दोनों मंत्रालय नितिन जयराम गडकरी के पास है। नितिन जयराम गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते मेरे भाई। एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहां से समझना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, ये जो शब्द लिखा है इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी, इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इसका मुख्यालय का वॉशिंगटन डीसी में, इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी। तो ग्लोबल कॉटन एनालिसिस एंड एडवाइजरी फिजिक, ठीक है, मतलब वैश्विक कपास विश्लेषण और सलाहकार कायाकल्प अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ने केशव आर क्रांति को प्रमुख वैज्ञानिक बनाया है। प्लीज गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ये मैंने जयती का जो अपॉइंटमेंट बताया, ओके, जयती घोष जी का, इंडियन इकोनॉमिस्ट का, यूनाइटेड नेशन के हाई लेवल एडवाइजरी पैनल में उनको अपॉइंट किया गया सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए। उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमिटी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। यहां पर चीफ साइंटिस्ट किनको बनाया गया, केशव आर क्रांति को। ओके, केशव आर क्रांति, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑनलाइन दावोस एजेंडा समिट हैज बीन स्टार्टेड। सर ये क्या मतलब है, आप तो सिंगापुर पढ़ाए थे। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होने वाली है 2021 की, ये दो तरीके से हो रही है, एक मतलब वर्चुअल और एक यहां पर फिजिकल। मतलब क्या है, वर्चुअली तो ये ऑनलाइन समिट हो गया, और ये जो एक समिट होगा जिसमें सभी लोग मुलाकात करेंगे, वो आपका सिंगापुर में रहने वाला है। तो इस पे जरा ध्यान से समझिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑनलाइन दावोस एजेंडा समिट हैज बीन स्टार्टेड। विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग रहती है वो बेसिकली दावोस में रहती है हर साल। दावोस स्विट्जरलैंड के दावोस में रहती है, ठीक है। लेकिन इस वर्ष ये स्विट्जरलैंड के दावोस में ना होते हुए इसे पहले ल्यूसन में शिफ्ट किया गया था, बट अब ये ल्यूसन में ना होते हुए मेरे भाई ये कहां पर होगी, सिंगापुर में होगी। ओके, प्लीज समझना। और जब ये 2022 आएगा ना, 2022 आएगा, तो फिर दोबारा ये दावोस में आ जाएगी, दावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड। इसके अलावा सुनिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भी कोलोगनी में आप जाएंगे ना, कोलोगनी मतलब स्विट्जरलैंड में जिनेवा और अंदर जाएंगे तो कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन में या तो जिनेवा मिलेगा या तो कोलोगनी मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको जिनेवा ही मिलेगा, टिक करके आइएगा। ओके, क्लियर दोस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखना। डी जानकिरन हैज टेकन ओवर एज दी, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक आर्म है आरबीआई, उसकी एक आर्म यहां पर, इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट है उनके लिए तो मेरे दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे इंपॉर्टेंट सभी के लिए, लेकिन बैंक जब वर्ड आया था बाकी एसएससी वाले एनटीपीसी वाले बच्चे कहने लगता है अरे नहीं अपने लिए नहीं है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी
IDRBT, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो एक आरबीआई की आर्म है, इसके नए डायरेक्टर के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया है? डी जनकिरण, ओके, डी जानकीराम, ओके, जानकीराम है, ओके, डी जानकीराम ने आरबीआई की एक शाखा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। मुझे इसके अलावा एक चीज बता दीजिए, IDRBT का मुख्यालय कहां पर है, कहां पर ये स्थित है? जहां तक मुझे याद है ये हैदराबाद में है, जहां तक मुझे याद है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा ये IDRBT, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते कहां पर स्थित है। हैदराबाद स्थित है, 1996 में ये बना था। इसकी लोकेशन याद रखना, हैदराबाद में है, ओके, हैदराबाद मेरे दोस्त। हैदराबाद, IDRBT हैदराबाद हो गया, ओके। नेक्स्ट आगे, Elon Musk SpaceX created new world record by launching 143 satellite on a single rocket। तो जो एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क के स्पेसएक्स ने एक एकल रॉकेट पर 143 उपग्रहों को लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो देखो, सबसे ज्यादा एक सिंगल रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड इसरो के नाम था। 2017 में ये होल्ड किया था उन्होंने, लेकिन अब 143 सैटेलाइट यहां पर एलॉन मस्क का एक रॉकेट है, फॉल्कन 9 रॉकेट, ओके। एलॉन मस्क स्पेसएक्स फॉल्कन 9 जो रॉकेट है, उसने यहां पर इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, जो कि फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा मनाया गया था, 104 सैटेलाइट लॉन्च करके। तो इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में 104 सैटेलाइट को डिप्लॉय किया था, लॉन्च किया था। यहां पर 143 सैटेलाइट को स्पेस एक्स के माध्यम से, एलॉन मस्क के जो स्पेस एक्स है उसके माध्यम से यहां पर लॉन्च किया गया है। दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, नंबर्स पूछे जा सकते हैं, 143 रॉकेट पूछा जा सकता है, फॉल्कन 9 रॉकेट, ओके। स्पेस एक्स ने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इसरो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, के सिवान इसके चेयरमैन है, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज एन इंटरनेशनल मेमोरियल डे ऑन 27 जनवरी commemorating the tragedy of Holocaust that occurred during the Second World War II। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में जो लोगों को मारा गया था, उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है, जो जिनोसाइड रहा था। और 27 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जरा एक बार देख लें कितने कौन कौन से डेज पूरे जनवरी में अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ओके। तो 1 जनवरी को कौन सा डे रहा था हमारा, ये तो याद रखना आप लोग, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 27 जनवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना है इसे। डीआरडीओ डे, और मेरे भाई डीआरडीओ डे, ग्लोबल फैमिली डे, ये आपका 1 जनवरी को रहा। 4 जनवरी को रहा था वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे आपका 4 जनवरी को रहा। फिर 6 जनवरी को रहा था जर्नलिस्ट डे बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया गया। फिर दोस्त 9 जनवरी को रहा था एनआरआई डे, एनआरआई डे, एनआरआई डे, ओके। 10 जनवरी को रहा था वर्ल्ड हिंदी डे, और जो हिंदी दिवस भारत में मनाते हैं ये 14 सितंबर रहता है। फिर 12 जनवरी को रहा नेशनल यूथ डे, और इंटरनेशनल यूथ डे जो रहता है ये 12 अगस्त को रहता है, 12 अगस्त को। फिर यहां पर 14 जनवरी को रहा था आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, जिस दिन जो अपने फर्स्ट कमांडर इन चीफ एम करियप्पा साहब जिस दिन रिटायर हुए थे, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे रहा था, 73rd एनिवर्सरी रही थी इंडियन आर्मी की, ओके। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था 19 जनवरी, जो ये एनडीआरएफ नहीं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसका जो रेजिंग डे होता है ना, वो 19 जनवरी को होता है। अगर 19 जनवरी को संडे पड़ता है तो फिर ये सेलिब्रेशन 18 जनवरी को रहा था लास्ट ईयर की तरीके से। इस वर्ष ये आपका 20 जनवरी को सेलिब्रेशन रहा था, बट इसका एस्टेब्लिशमेंट एनडीआरएफ का 19 जनवरी को ही हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद 21 जनवरी, यार ये मैं थोड़ा भूल जाता हूं, को 3 स्टेट है जिन्होंने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। इन 3 स्टेट के नेम बताइएगा जरा। 21 हो गया, 23 जून, 23 या 23 जनवरी। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड डे रहा था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे रहा था, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को रहता है, 11 अक्टूबर को रहता है, ठीक है। इसके बाद 25 जनवरी को इंटरनेशनल टूरिज्म डे रहा था,
और नेशनल वोटर्स डे रहा था, और हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे रहा था, स्टेटहुड डे रहा था। 3 स्टेट कौन से? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो इस अगर जनवरी देखते तो 5 स्टेट के स्टेटहुड डे हो गए यहाँ पर। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का 21 जनवरी को हो गया, यूपी का 24 जनवरी को हो गया, और जो हिमाचल प्रदेश है इसका स्टेटहुड डे 25 जनवरी को हो गया। और 27 जनवरी को मेरे दोस्त इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। कोई ट्रिक पढ़ी मैंने, याद हो गया ना मेरे को, बिना किसी ट्रिक के बता रहा हूं, याद हुआ है तुम्हारे सामने, कहीं देख के तो नहीं बोल रहा सारी चीजें। इसी तरीके से तुम लोग भी मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना तो चीजें तुम्हें भी याद हो जाएंगी, ज्यादा देर नहीं लगेंगी, बस तुम्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, ठीक है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे रहा, नेशनल टूरिज्म डे रहा। कुछ गड़बड़ तो नहीं बता दिया? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा सब सही चल रहा है। ठीक है। और मेरे भाई सेशन पसंद आ रहा, लाइक करते चलना यार। बस मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, चीजें अपने आप खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी। जितना आप रिवीजन करते हैं ना, जितना आप गो थ्रू करेंगे चीजों को, जितना आपके आंखों के सामने से जाएंगी, उतनी बार मैं बता रहा हूं आपको चीजें ध्यान रहेंगी। हो सकता है एग्जाम में भूल भी जाओ, लेकिन धुंधला धुंधला भी याद रहेगा ना, टिक करके आओगे, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। धुंधला धुंधला भी याद रहेगा, टिक करके आओगे, बट हाँ उससे पहले उसको पढ़ना जरूर पड़ेगा। ओके, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Janet Yellen become the America's first woman. Janet Yellen become the America's first woman ट्रेजरी सेक्रेटरी। जेनेट येलन को अमेरिका की पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। तो भाई अमेरिका की फर्स्ट वीमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जेनेट येलन रही है। इसके अलावा एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, डिफेंस सेक्रेटरी का नाम क्या है? ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी का नाम क्या है? ऑस्टिन, ऑस्टिन करके था, लॉयड ऑस्टिन, लॉयड ऑस्टिन फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन, ओके, अफ्रीकन अमेरिकन, जो कि हेड करेंगे पेंटागन को। तो डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? लॉयड ऑस्टिन, लॉयड ऑस्टिन बने हैं यहां पर, ये नाम और याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, जो एचएसबीसी है, देखो एचएसबीसी नाम सुन के सब लोगों को चाइना लगता है। इनिशियली मैं बताऊं तो मुझे भी लगता था जब मैं भाई बीइंग ए स्टूडेंट था। एचएसबीसी का हेडक्वार्टर लेकिन लंदन में, ओके, लंदन स्थित है ये। तो जो HSBC है, इट हैज इनॉग्रेटेड इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच एट गिफ्ट सिटी नियर गांधीनगर इन गांधीनगर सिटी इन गुजरात। तो HSBC ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है। सवाल यूं भी आ सकता है कि इन विच सिटी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय HSBC। तो जब कभी भी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट का नाम आएगा तो ऑलमोस्ट लोग, अक्सर लोग ना मेरे भाई इसी को टिक करेंगे, गुजरात गांधीनगर। बट अपने को ना ये याद रखना कौन ओपन कर रहा है इसे, ठीक है। तो HSBC ने अभी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट को गुजरात के गिफ्ट सिटी में, मतलब कि गुजरात के गांधीनगर में से ओपन किया है। HSBC का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है। क्लियर दोस्त? आज का जो अपना स्टेट है जिसके हम लोग न्यूज पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे, वो है छत्तीसगढ़। जरा गौर फरमाइएगा, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़। बुलटू के बोल प्रोग्राम छत्तीसगढ़। पढ़ाई त्वर पारा छत्तीसगढ़। पढ़ाई त्वर द्वार छत्तीसगढ़। पढ़ाई त्वर पारा, पढ़ाई त्वर द्वार, बुलटू के बोल प्रोग्राम, ठीक है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम, सूरजजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ओके, गोधन न्याय योजना, सूरजजी गांव योजना, पढ़ाई त्वर पारा, पढ़ाई त्वर द्वार, बुलटू के बोल प्रोग्राम, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम, प्लस दोस्त यहां पर राजीव गांधी न्याय के ऊपर लिखिए इंदिरावन मितन योजना। ये सब किसकी? छत्तीसगढ़ की। प्लस इसके अलावा शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्रहिक सामाजिक सुरक्षा योजना, संग्रहिक सामाजिक सुरक्षा योजना, शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता, शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्रहिक सामाजिक सुरक्षा योजना। 2-3 बार पढ़ेंगे ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है दोस्त? पारा मतलब बेसिकली शायद मोहल्ला होता है बेसिकली, बट इतने को अपने को नहीं ध्यान में रखना। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम करना, सिर्फ तुम्हें नेम याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये दोस्त आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी मैं क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को बताऊंगा कहां से कैसे मिलेगा, बट उसके अलावा मैं यहां पर तुम लोगों को फिर एक चीज बता दे रहा हूं कि आज इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट डे है, इसका बेनिफिट लीजिएगा। Y168 कोड पर तुम्हें 78% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एप्लीकेशन, ठीक है।
इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं सजेस्ट करूंगा बैंक महापैक की तरफ जाना। इसमें मेरा वॉरियर संतोष सर का इंग्लिश का बैच जो है, ठीक है, इवन रीजनिंग का शुभम भाई का, मैथ्स का संकल्प की बात कर ले, चाहे शिखर की बात करें, रीजनिंग की, ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा बैंक महापैक में। इवन सभी फैकल्टीज की सभी क्लासेस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, वीडियो कोर्सेज, लाइव क्लास, सब कुछ टेस्ट सीरीज मिलेगा। सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बैंक महापैक में। ये बैंक महापैक अभी तक तुम लोगों को जो मिलता था 3500 का था 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ, इतने ही प्राइस में वैलिडिटी 24 मंथ की मिल रही है। मतलब 7000 का सामान मिल रहा है तुम्हें मात्र 3500 रुपए में, ये समझ लो। ओके, इसके लिए Y168 कोड लगाइएगा यहाँ पर व्यू ऑफर में, और यही तुम्हें जो पड़ेगा प्रोडक्ट 3500 का पड़ेगा। इसमें फिर तुम्हें ये सारे जो RBI ग्रेड बी है, वॉरियर 5.0 है, ये सारे बैचेस भी इंक्लूडेड मिल जाएंगे। ओके, कल मुलाकात करेंगे। इतना छोटा सा सेशन तुम लोगों को बता नहीं सकता, अभी मेरे बहुत मतलब हेडेक हो रहा है, बट फिर भी मैं सेशन इसलिए लेता हूं कि गलती से एक दिन का भी मेरा डिले ना रहा हूं, क्योंकि सेकंड डे मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है कि 2 दिन के करंट अफेयर्स पढ़ाना। आज की 14 से 15 न्यूज तुम लोगों ने देख ली होंगी, सिलेक्टेड न्यूज, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 12 बजे वाले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर दोस्तों, जाना कहीं नहीं, प्लीज 1 मिनट में मुलाकात करना क्वेश्चन बैंक।